देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है, स्क्रीन शेयर है। हाँ मैम, रिकॉर्डिंग का मैसेज आया है। हम लोगों ने रेशियो स्टार्ट किया था, ठीक है। इसके बाद हम लोग का होना है प्रोपोर्शन। ये रेशियो हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। आज हम लोग प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। तो प्रोपोर्शन क्या होता है, देखो पहले वो समझ लेते हैं कि प्रोपोर्शन होता क्या। तो हेडिंग कर प्रोपोर्शन। अच्छा, प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है कि अगर दो रेशियो आपस में इक्वल है, ठीक है, तो हम लोग उसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं, इफ टू रेशियो two ratios are equal to each other, then it is called proportion. अब रेशियो तो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो दो रेशियो, अब रेशियो क्या होता है वो हम लोग प्रीवियसली कंप्लीट कर चुके। रेशियो का मतलब होता है कि अगर हम लोग कंपेयर कर सकते हैं दो चीजों को, तो कंपेयर करने के लिए हम लोग रेशियो का यूज करते हैं, ठीक है। अब दो रेशियो अगर आपस में बराबर है तो उसे बोलते हैं प्रोपोर्शन। जैसे कि मान लो A:B एक रेशियो है और एक रेशियो है C:D, एग्जाम्पल के तौर, ठीक है। और अगर अगर A/B, A:B का मतलब A/B, C:D का मतलब C/D होता है, और ये अगर कंडीशन फुलफिल होता है कि A/B इक्वल C/D, देन इट इज कॉल्ड प्रोपोर्शन, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे कि ये आपस में प्रोपोर्शन में है, ठीक है। अच्छा, अब ये जो टर्म है यहाँ पर, जैसे रेशियो में हम लोगों ने टर्म पढ़ा था, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म या सब्सिक्वेंट टर्म बोलते हैं, यहाँ पर भी टर्म का नाम है, ठीक है। जैसे A:B और C:D ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। A/B इक्वल C/D, यानी A:B इक्वल C:D। अब A को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट टर्म, बी बी को बोलेंगे सेकेंड टर्म, सी को बोलेंगे थर्ड टर्म, डी को बोलेंगे फोर्थ टर्म, ठीक है। ये तो नॉर्मल हो गया, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसमें क्या मतलब याद रख रहे हैं, कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे ही याद हो जाएगा ये चीज। अब ये जो टर्म है, लास्ट के दो टर्म, ठीक है, मतलब दो किनारे के बोल सकते हैं, मतलब साइड के दो टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रीम। एक्सट्रीम कॉर्नर में है ना, तो इसे एक्सट्रीम बोलते हैं। और ये मिडिल का जो है, इसका भी अपना एक नाम है, इसको बोलते हैं मिडिल टर्म, और इसी को बोलते हैं मीन टर्म, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ याद रह जाएगा, ये दो टर्म भी याद रह जाएगा, ऐसा कोई भयानक सा नाम है नहीं कि याद नहीं रहेगा। मिडिल में है तो मिडिल टर्म, मिडिल को मीन भी बोलते हैं, क्योंकि देखो मीन यानी एवरेज होता है, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहे हो तो मतलब एवरेज, अगर कोई डेटा है तो एवरेज मतलब बीच का चीज ही होता है। जैसे मान लो तीन नंबर, जैसे कुछ भी ले लो, जैसे 10 ऐसे ले लेते हैं, 10 11 12, इसका अगर एवरेज करेंगे ना, या फिर सिर्फ 10 और 11 लो, देखो इसका एवरेज करके देखो। एवरेज मतलब दो दो नंबर है, दो है तो डिवाइडेड बाई 2 होगा। तो 21/2, 21/2 करने से कितना आता है, देखो 21, 10.5। 10.5। तो देखो 10.5 10 और 11 के बीच का नंबर ही हो गया, तो 10.5 का बोलेंगे ये एवरेज है, और एवरेज को स्टैटिस्टिक्स में मीन बोलते हैं। तो ये बीच का हो गया ना, देखो ये दोनों के बीच का, तो ये बीच वाले टर्म को तो मिडिल बोलते हैं, इसीलिए इसको मीन टर्म भी बोला जाता है, ठीक है। ये याद रखने के लिए मैंने समझा था, ठीक है। अब याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हो जाएगा। ম্যাম, अच्छा, ওই বাংলার মধ্যে সেই প্রথম ইন্টু চতুর্থ সমান দ্বিতীয় ইন্টু তৃতীয় ছিল ওইটা? আরেকবার বলো কি বলে প্রথম। মানে
ফার্স্ট টার্ম ইনটু ফোর্থ টার্ম হুম ইকুয়াল টু হুম সেকেন্ড টার্ম ইনটু থার্ড টার্ম হ্যাঁ, ওটাই ওটাই এক্ষুনি বলবো क्रॉस प्रोडक्ट। ক্রস প্রোডাক্ট। ये देखो a बाई डी इक्वल अगर c बाई डी है तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके क्या बोल सकते हैं, a इंटू डी इक्वल b इंटू सी, यानी हम लोग बोल सकते हैं ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, तो ये ए डी मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड फोर्थ टर्म, माने वही प्रथम और चतुर्थ যেটা বলছিলে, तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग यहाँ पर बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोलेंगे, मीन या मिडिल, कुछ भी बोल सकते हैं, एक ही बात है, प्रोडक्ट ऑफ मीन। ठीक है, और ये जो है ये जो निकल के आया ना, ये जो मल्टीप्लीकेशन का रूल है इसका नाम होता है क्रॉस प्रोडक्ट रूल। ये करते हो तुम क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स, इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो अभी तक देखो सब मतलब न्यू कुछ भी मुझे नहीं लगता, ये सब जो है हमारे 9-10 के मैथ्स के साथ बिल्कुल मिलता जुलता चीज। ठीक है, हाँ बस ये है कि तब हम लोग बांग्ला में पढ़े, अभी हम लोग इंग्लिश में पढ़ रहे, बस इतना फर्क है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं है। ठीक है, अच्छा अब देखो कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन कैसे होता है। মানে ম্যাম ওই তিনটে টার্ম থাকবে, ফার্স্ট সেকেন্ড হ্যাঁ থার্ড, হ্যাঁ, তিনটে টার্ম। ফার্স্ট ইনটু সেকেন্ড, সেকেন্ড ইনটু সেকেন্ড আর সেকেন্ড ইনটু থার্ড। হ্যাঁ, कंटिन्यूअस प्रोपोर्शन फॉर 3 टर्म्स। হ্যাঁ বলো। ওই সেকেন্ডের টার্মটা ম্যাম দুটো কোনো ভ্যালু দেওয়া থাকে। হ্যাঁ মানে সেকেন্ড টার্মটাকে দুবার লিখতে হবে। হ্যাঁ মানে সেকেন্ড টার্মটা দুবার ভ্যালু পুট হবে। বি হ্যাঁ। যদি ধরুন 5 হয় তাহলে এ ইনটু এ ভ্যালুর সঙ্গে 5 হবে, আবার সি বি এর সঙ্গে 5 হবে, আবার সি এর সঙ্গে 5 হবে। तो ए को यहाँ बोलेंगे फर्स्ट टर्म, बी को बोलेंगे सेकेंड टर्म, ठीक है, सी को बोलेंगे थर्ड टर्म। नॉर्मल जैसे 3 है तो तीनों का नाम जैसे लेना चाहिए वैसे ले लिया, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, अब इसको हम लोग अरेंज करके लिख कैसे सकते हैं, अगर ये तीनों प्रोपोर्शन में होने का मतलब है ये तीनों से बना हुआ जो रेशियो है वो आपस में बराबर होगा। तो रेशियो कैसे बनेगा, रेशियो कुछ इस तरीके से बनेगा, सेकेंड वाले टर्म को 2 बार यूज करना पड़ेगा, ए इज टू बी इक्वल टू बी इज टू सी। ठीक है, अच्छा अब हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो ये ए को हम लोग लिखेंगे एक्सट्रीम टर्म, यहाँ पर ए हो जाएगा एक्सट्रीम टर्म, या फिर इसका और एक नाम भी हम लोग सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रोपोर्शनल और एक्सट्रीम टर्म। एक्सट्रीम तो ये साइड का तो होता है, ये अभी पढ़ाया तुम लोग एक्सट्रीम टर्म। अच्छा, और ये बी जो है इसको अभी अभी सिखाया, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे मीन टर्म। यहाँ पर इसको हम लोग और एक नाम दे देते हैं, मीन टर्म की जगह लिख देते हैं मीन टर्म, या मीन प्रोपोर्शनल भी बोला जाता है, एक ही बात है, क्योंकि प्रोपोर्शन में है तो मीन प्रोपोर्शनल। और इसको हम लोग बोलेंगे थर्ड टर्म और एक्सट्रीम, थर्ड प्रोपोर्शनल लिख दो। ठीक है, टर्म वाला तो बता दिया, टर्म भी बोलते हैं प्रोपोर्शनल भी बोलते हैं, तो वो भी बोल सकते हैं, मतलब ऐसा बात नहीं है कि इसी में प्रोपोर्शनल बोलते हैं, यहाँ भी हम लोग बोल सकते हैं। एक्सट्रीम एक्सट्रीम लिखा है तो एक्सट्रीम टर्म, एक्सट्रीम प्रोपोर्शनल, कुछ भी बोला जा सकता है, ऐसे बनेगा। ठीक है, अच्छा अब अगर A इज टू बी इक्वल बी इज टू सी है, तो इसको अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट रूल्स में मतलब ट्रांसफर करेंगे तो उस केस में ये कुछ ऐसा हो जाएगा, बी स्क्वेयर इक्वल टू ए सी, तो यहां से हम लोग बी इक्वल टू क्या बोलेंगे, रूट ओवर ऑफ ए सी। ठीक है, तो रूट ओवर ऑफ ए सी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ए और सी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ, क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये बोलेंगे। ठीक है, और ये बी को क्या बोलेंगे, मीन प्रोपोर्शनल। बोलो यहां तक सब ठीक है, मतलब यहां तक सब समझ में आ गया जो भी मैंने अभी तक बोला। यस मैम।
ठीक है, सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है? तो अब आगे बढ़ते हैं। चलो फिर अब देखो, अगर हमारा ऐसा कोई कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, जैसे कंटिन्यूड प्रोपोर्शन मैंने अभी बोला 3 टर्म के लिए, लेकिन अगर मोर देन 3 टर्म है तो कैसे हो सकता है? जैसे कि देखो x कॉमा y कॉमा z कॉमा w कॉमा p कॉमा q कॉमा डॉट 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 डॉट, मतलब ऐसे चलता ही जा रहा है। ये सब अगर कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन फॉर 3 और मोर टर्म, ठीक है, 3 या उससे ज्यादा टर्म अगर आपस में कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में, तो उसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? तो तुम लोग बता सकते हो कैसे लिख सकते हैं? जैसे ए बी सी है तो ए बाई बी, बी बाई सी लिखा, ठीक है। तो मुझे डिवाइडेड बाई फॉर्म में बताओ कि अगर ये कंटिन्यूड प्रोपोर्शन में है तो क्या कैसे लिख सकते हैं, एक के बाद एक? ए बाई बी, एक्स बाई वाई, हम्म, जेड बाई डब्ल्यू, नहीं, वाई बाई और जेड, वाई मैं बाई ये जेड, वाई वाई बाई हो बाई जाएगा ना। हाँ, उसके वाई बाई बाद जेड, जेड बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई पी, पी बाई क्यू। एंड डॉट डॉट, एंड डॉट 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 डॉट, और ये सब इक्वल इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शन में है, मतलब हर दो रेशो आपस में बराबर है। तो x बाई वाई, वाई बाई जेड, जेड बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई पी, पी बाई क्यू एंड सो ऑन, जैसे चलेगा वैसा चलता जाएगा। तो अगर मोर देन 3 टर्म के लिए कंटिन्यूड रेशियो है तो इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्रोपोर्शन का एक कंसेप्ट देखो, जैसे A:B और C:D मैंने लिखा, मतलब दो रेशियो है। जैसे कि ये एक रेशियो है, ठीक है, ये एक रेशियो है। अब ये प्रोपोर्शन में क्यों है? क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। वो कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ द इक्वल साइन। क्योंकि मैंने इक्वल साइन दिया तो हम लोग ये बोल सकते हैं ए बाई बी का वैल्यू जो है सी बाई डी का वैल्यू भी उतना है, तो इसका मतलब प्रोपोर्शन में। अब रेशियो में हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि क्योंकि रेशियो कंपैरिजन है, तो कंपैरिजन हमेशा एक तरीके की चीजों का हो सकता है। जैसे मान लो दोनों आइटम ही किलो में है, या दोनों आइटम ग्राम में है, या दोनों सेकंड में है, नहीं है तो ट्रांसफर करना पड़ता है, दोनों ही नंबर ऑफ पीसेस में है, इस तरीके का चीज होता है, तो ही हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर A:B ये जो है, ये कैसे होने चाहिए? क्योंकि ये आपस में एक रेशियो है, तो हम लोग बोलेंगे ये सेम काइंड और यूनिट का होना चाहिए, ठीक है। सेम काइंड और यूनिट, या तो एक ही तरीके का चीज होना चाहिए या एक ही तरीके का यूनिट होना चाहिए। जैसे मान लो समय, जैसे तुम लोगों का क्वेश्चन था अभी, तुम लोगों ने इसमें क्वेश्चन किया था, हम दिखाते हैं। जैसे देखो कहाँ गया है ऐसा क्वेश्चन? हाँ, ये देखो, जैसे ये ग्राम है, ये केजी है, ठीक है। भले ही ये दोनों यूनिट बराबर नहीं है ना, देखो यूनिट के नजरिए से देखो तो बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ग्राम है, ये किलो है, ठीक है। मतलब सेम यूनिट में नहीं है बट सेम काइंड में है। क्यों? क्योंकि किलो, जिस तरीके की चीजों को किलो में वजन किया जाता है, ग्राम भी उसी में आ जाएगा ना। मतलब ग्राम और किलो तो एक ही तरीके का चीज हो गया। मतलब मान लो कि सॉलिड आइटम के लिए हो रहा है, तो भले ही यूनिट बराबर नहीं है तो बट यूनिट बराबर करके हम लोग इसका रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। अब रेशियो क्योंकि यूनिट फ्री होता है, यूनिट कट जाता है, तो इसीलिए एक ही तरीके की चीजों का होता है, ठीक है। जैसे ये मिनट है, ये सेकंड है, देखा जाए तो यूनिट बिल्कुल बराबर तो है नहीं कि ये भी मिनट है ये भी मिनट है, लेकिन हम लोग ट्रांसफर करके रेशियो निकाल सकते हैं। मतलब सेम काइंड है बट सेम यूनिट नहीं है। अगर मैंने बोला तो 150 ग्राम और 2 ग्राम, तो बोलेंगे कि सेम यूनिट है ना। यूनिट भी सेम है और सेम काइंड भी है, लेकिन इसमें सेम काइंड है बट सेम यूनिट नहीं है। सेम यूनिट बना के हम लोग जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो कि किया हुआ है। अब यहाँ पर देखो, ये सेम काइंड और यूनिट होना चाहिए क्योंकि एक रेशियो है, और ये भी मेरा क्या होना चाहिए? सेम काइंड और यूनिट में होना चाहिए, बिकॉज ये एक रेशियो है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है ये दोनों बराबर है, तो जरूरी नहीं है कि ये और ये दोनों जो है, ऐसे लिख देते हैं, नीड नॉट टू बी ऑफ सेम काइंड और यूनिट। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि यही वाला एग्जाम्पल है, जैसे कि ये वाला 150 ग्राम और 2 किलो, ठीक है। तो मान लो इधर 150 ग्राम और 2 केजी है, ठीक है। और इधर मान लो कि यहाँ पर जैसे देखो 3:40 ऐसा ही कुछ निकल जाए, 25 मिनट और 45 सेकंड है, तो हम एक काम करते हैं, 150 मिनट और 2 मिनट कर देते हैं, ठीक है। तो
तो ये भी 150/2, ठीक है, इधर भी 150/2 आ जाएगा, ये मिनट मिनट कट जाएगा, ये केजी केजी कट जाएगा, ठीक है। तो इधर यूनिट क्या था, किलो, इधर यूनिट क्या था, मिनट में था, ठीक है। तो दोनों सेम काइंड या सेम यूनिट, सेम काइंड या यूनिट में था, इधर इधर भी सेम यूनिट में था। बट अगर देखा जाए तो ये ग्राम वाला था, ये इसको ग्राम कर लेंगे, ठीक है, बाद में। तो ये मान लो ग्राम वाला था, ये 2 ग्राम ही कर देता है, ये ग्राम वाला था और ये मिनट्स वाला था। तो जरूरी नहीं है कि रेशियो दोनों जो है आपस में सेम काइंड या यूनिट का होना चाहिए प्रोपोर्शन होने के लिए, जरूरी नहीं है। अब ये इसीलिए पॉसिबल होता है क्योंकि देखो जो हम लोग का रेशियो होता है ना, उस वो यूनिट फ्री होता है, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इधर किलो का है और उधर मिनट्स का है या कुछ और है, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारा रेशियो जो है वो यूनिट फ्री होता है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इधर का भी कैंसिल आउट होके डेटा ही दिखेगा, इधर का भी कैंसिल आउट होके डेटा दिखेगा। तो मिसमैच मतलब इक्वलिटी जो है वो हमेशा फॉलो हो ही जाएगा। जैसे हम ये कहना चाह रहे हैं, मान लो ये 15 ग्राम है, ये नीचे 2 ग्राम एग्जाम्पल, और यहाँ पर मान लो है 15 पीसेस, ठीक है, और यहाँ पर है 2 पीसेस। तो देखो ये अलग अलग यूनिट हो गया ना, इधर और इधर देखेंगे तो ये आपस में तो सेम होना चाहिए तभी रेशियो होगा। तो ये 15/2 हो जाएगा, ये भी 15/2 हो जाएगा, दो दो बराबर है। अब ये ग्राम था, ये पीस था, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कैंसिल आउट हो जाता है तो डेटा मिलेगा। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि जो रेशियो आपस में प्रोपोर्शन क्रिएट कर रहा है वो सेम काइंड या यूनिट का हो, ठीक है। हो सकता है ये भी ग्राम है, वो भी हो सकता है, वो भी चलेगा, अगर नहीं है तो भी चलेगा, लेकिन बस रेशियो आपस में सेम काइंड या यूनिट का होना चाहिए, बस तभी प्रोपोर्शन बन जाएगा। जरूरी नहीं है कि प्रोपोर्शन होने के लिए ये रेशियो का यूनिट ये रेशियो का यूनिट सेम होना पड़ेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं, क्योंकि रेशियो एक यूनिट फ्री मेजरमेंट होता है। अच्छा, अब कुछ पॉइंट है, कुछ मतलब फंक्शंस है, वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ना, सब डुप्लीकेट रेशियो, तो यहाँ पर भी है। जैसे एक है इनवर्टेंडो, ठीक है। इनवर्टेंडो कैसे होता है, जैसे मान लो A/B = C/D है, इसका इनवर्टेंडो कैसे बनेगा, A/C अगर B/D हो जाता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये इनवर्टेंडो हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या, याद कैसे रखोगे, तो मेनली इनवर्टेंडो में क्या होता है, मिडिल वैल्यू चेंज हुआ है, चेक करके देख लो, मिडिल वैल्यू चेंज हुआ। देखो ये A D, यहाँ भी देखो AD, ठीक है, चेंज क्या हुआ है, यहाँ B था C था, यहाँ C हुआ है B हुआ है, बस इतना फर्क है, ठीक है। अब जैसा जो याद रख सकते हो वैसा रखना, ठीक है। अगर तुम लोग किसी और तरीके से याद रखना चाहते हो तो वैसे रख सकते हो। हम तो ऐसे रखते हैं कि मिडिल वैल्यू चेंज हुआ तो इनवर्टिंग, ठीक है। तुम लोग किसी और तरीके से भी याद रख सकते हो, ठीक है, कि जैसे A/B है और C/D है, तो बस B और C का चेंजेस होगा, जैसे याद रखना है रख सकते हो। फिर हम यहाँ पर ऐसे एरो भी लगा देते, तो कभी भी अगर देखोगे ना तो याद आ जाएगा कि ये बस ये आपस में एक्सचेंज कर रहा है अपने आप। तो ये सब छोटा छोटा अपना पॉइंट होता है, ठीक है। अपने कॉपी में अपने दिमाग के हिसाब से हम लोगों को नोट करना चाहिए कि भाई मुझे ये बात क्लिक कर रहा है तो हम ऐसे याद रखें। अच्छा, उसके बाद कॉम्पोनेंट, कॉम्पोनेंडो तो A/B अगर C/D है तो कॉम्पोनेंडो का मतलब ऐसे हो जाएगा। देखो ए, अभी हम सिखा रहे कैसे करके याद रखोगे, A/B और C/D हुआ, A/B और C/D का मतलब। अब क्या होगा, यहाँ पर एड B, यहाँ पर एड D हो जाएगा, मतलब जो डिनोमिनेटर है वो ऐड हो जाएगा। माने যেটাকে বলে বাংলাতে हॉट। तो इसको कैसे याद रखोगे, तो हम देखो ऐसे एरो लगा देते, बेसिकली यहाँ पर ये फंक्शन परफॉर्म होगा, ये नीचे वाला जाके ऊपर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से, हम लोग लिख सकते हैं A+B/B = C+D/D, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे डिविडेंड। अच्छा, अब ये डिविडेंडो कैसे होता है, A/B = C/D, तो ऐसे याद रखो, A/B होगा, यहाँ पर भी C/D होगा, और जैसे वहां B और D ऐड हुआ था, यहाँ पर उसके जगह लेस हो जाएगा, ये लेस, ठीक है। तो ऐसे एरो लगा देते हैं ताकि जब भी देखे तो हमें दिख जाए कि हो क्या रहा है इसमें। तो ऐसे हो जाएगा A-B/B और C-D/D,
डी, ठीक है। अच्छा देखो, अब याद रखने का तरीका क्या है, हम जो रखते हैं हम बता देते हैं। देखो जैसे मैंने बोला A:B और C:D, देखो हर एक एग्जाम्पल में मैंने ABCD ही रखा है और वही रखना चाहिए, तभी इजीली याद रख सकोगे। तो A/B C/D और नीचे का जो डेटा मतलब जो डिनोमिनेटर है, মানে যেটাকে বাংলাতে হর বলে, वो ऐड होने से कॉम्पोनेंडो। अब कॉम्पोनेंडो के साथ एडिशन का क्या लिंक है, देखो कंपाउंड करने का मतलब क्या होता है, बढ़ना, ठीक है। कंपाउंड करेंगे तो चीज बढ़ेगा, तो इसका मतलब बढ़ेगा कैसे, या तो ऐड होगा या तो मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ मल्टीप्लीकेशन का तो कुछ कंसेप्ट है नहीं, तो ऐड होगा, तो ऐसे करके याद रख सकते हो। डिविडेंडो मतलब डिवाइड, डिवाइड होने से चीज कम हो जाएगा, ठीक है, तो फिर माइनस, ठीक है, ऐसे करके याद रख सकते हो। अच्छा, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, अब इसके साथ अब कंबाइनली करेंगे, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। जैसे कि A:B इक्वल C:D है, इसका कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो कैसे होगा, तो ऐसे हो जाएगा। मतलब बेसिकली इसको हम ऐसे बोलते हैं, देखो कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो का मतलब है कॉम्पोनेंडो बाय डिविडेंडो कर दो, हो जाएगा, ठीक है। तो कॉम्पोनेंडो बाय डिविडेंडो कैसे करोगे, तो कॉम्पोनेंडो हम लोगों ने कैसे किया था, कॉम्पोनेंडो हम लोगों ने ऐसे किया था कि A/B प्लस B, ठीक है, और डिविडेंडो किया था C प्लस, सॉरी कॉम्पोनेंडो कंप्लीट नहीं हुआ ना, ए यहाँ पर C/D प्लस D, ठीक है। अच्छा, कॉम्पोनेंडो बाय डिविडेंडो करना है, तो बाय डिविडेंडो कर देंगे। डिविडेंडो कैसे हुआ था, A/B माइनस B और C/D माइनस डी, ठीक है। अब ये दोनों क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होने चाहिए। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं, तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, हम लोग बोल सकते हैं ऐसे होगा, नॉर्मल जो डिवाइड का रूल होता है, इंटू बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। जगह इसी में करके दिखाएंगे, सोच में। ए प्लस बी बाई बी इंटू बी ए माइनस बी इक्वल सी प्लस डी बाई डी इंटू डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। तो क्या आंसर आ गया, ए प्लस बी बाई ए माइनस बी सी प्लस डी बाई सी माइनस डी, ठीक है। तो ये हो गया कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। एक्चुअली इसका बांग्ला में जो नाम है, इसको बोलते हैं जोग भाग प्रक्रिया, जोग भाग प्रक्रिया। तो ये वही वाला है जोग भाग, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड, जोग भाग प्रक्रिया ये वाला, ठीक है। तो ऐसे होता है A+B, तो कट कुटा के ये बचा A+B A माइनस बी C+D C माइनस डी, ठीक है। तुम लोग को मेन ये याद रखना होगा, वो कैलकुलेशन कैसे हो रहा है वो नहीं याद रखना है, जरूरी नहीं है, बट ये मैंने इसीलिए बोल दिया ताकि जब भी तुम लोग ये देखोगे कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंडो कैसे करके हो रहा है, तो फिर याद हो जाएगा आसानी से कि कैसे करके हम लोगों ने ये कैलकुलेशन किया, तो दिमाग में थोड़ा सा सोचोगे तो पता चल जाएगा कि क्या करना होता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एडेंडो। एडेंडो का कैसे होता है, जैसे मान लो A:B इक्वल C:D है इक्वल E:F है इक्वल डॉट 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 डॉट। तो ऐसे लिखेंगे ईच टर्म इक्वल A प्लस B, नहीं B, A प्लस C प्लस E प्लस डॉट 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 डिवाइडेड बाई B प्लस D प्लस F प्लस डॉट 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 डॉट। ये क्या लिखा है मैंने, देखो ACE, ये सभी हर रेशियोज का जो है फर्स्ट टर्म है, तो क्या लिखा है मैंने, ऐसे लिखते हैं एडिशन ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म ऑफ all ratios divided by addition of second term of all ratios, ठीक है। हर एक रेशियो का फर्स्ट टर्म का एडिशन डिवाइडेड बाय हर एक रेशियो का सेकंड टर्म एडिशन, यहाँ लिखा हुआ है ईच टर्म मतलब हर एक टर्म का वैल्यू, मतलब जैसे मान लो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो लिखा हुआ है ना A+C+E+D, ये इक्वल हम बोल सकते हैं कि A/D, या फिर ये इक्वल हम बोल सकते हैं C/D, क्योंकि हर एक टर्म का वैल्यू
ये एडिशन जो होगा और उससे बराबर होगा, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी एक टर्म उठा लो, मतलब हम ये बोल सकते हैं a by b इक्वल टू ये वाला वैल्यू, मतलब ऑल एडिशन ऑफ फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय एडिशन ऑफ सेकेंड टर्म ऑफ द, ठीक है, x टर्म इक्वल टू इतना। अब इसका यूज होगा जब हम लोग, तो और भी क्लियरली समझ में आएगा कि इसको हम लोग अप्लाई कैसे कर सकते हैं। और होता है सबट्रेंडो। सबट्रेंडो में क्या होगा, एडेंडो का जस्ट ऑपोजिट और कुछ नहीं। तो ऐसे करके 3 टर्म मैंने लिख दिया एंड सो ऑन। तो ईच टर्म इक्वल टू, हर एक टर्म इक्वल हो जाएगा हर एक रेशियो का फर्स्ट टर्म का माइनस डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का माइनस, डॉट 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 माइनस माइनस। तो माइनस ऑफ फर्स्ट टर्म of all ratio divided by minus of second term of all ratio। बस ये इतना कंसेप्ट हमें चाहिए प्रोपोर्शन को पढ़ने के लिए, ठीक है। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है हमारे पास। ये वाला जैसे बोला है 6 रुपीज 8 रुपीज 12 टॉफीज 16 टॉफीज, तो बोल रहा है ये प्रोपोर्शन में है, ऐसा बोला है, ठीक है। अब ये क्यों प्रोपोर्शन में है, तो देखो 6 यहाँ पर प्रोपोर्शन में रहने का मतलब है दो रेशियो बराबर होना चाहिए। तो रेशियो किस चीज का है, 6:2। तो 6 रुपीज इज टू 8 रुपीज का रेशियो है, और इक्वल है 12 टॉफी 16 टॉफी। 3:4 और 3:4। हाँ, तो ये देखो 6 और ये 8 डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा 12 टॉफी। देखो ये दोनों सेम काइंड है, ये आपस में सेम है, ये आपस में सेम है, लेकिन ये दोनों आपस में सेम नहीं है। लेकिन अगर वैल्यूज सेम निकल के आए तो प्रोपोर्शन में हो जाएंगे, ठीक है। तो रुपीज रुपीज कैंसिल, 3/4 टॉफी टॉफी कैंसिल, 3/4। तो ये क्या है, ये प्रोपोर्शन है। अब एग्जाम्पल 2, अच्छा इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 10/3 इज टू x। प्रोपोर्शन का साइन ये होता है, ठीक है, ऐसे करके भी देते हैं, मतलब इक्वल की जगह ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमें बोला है x का वैल्यू फाइंड आउट करो अगर 10/3 इज टू x प्रोपोर्शन टू 5/2 इज टू 5/4। तो यहां से तुम लोग को x का वैल्यू फाइंड आउट करके दिखाना, फाइंड x करके बताओ। 10/3 अभी तक नहीं मिला। করছি ম্যাম। করছি। फाइव बाई थ्री। हाँ 5/3 ठीक है। आ रहा है सबका 5/3। 5/3 এসছে। জিতের আসেনি এগুলো নাকি 5/3 5/3 এসছে ম্যাম। এসছে।
तो देखो 10/3 डिवाइडेड बाई एक्स इक्वल प्रोपोर्शन का साइन 5/2 5/4, ठीक है। तो 10/3 हम ऐसे करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देखो जितना जल्दी किया जाए, x इंटू 5/2, ठीक है, और 10/3 इंटू 5/4, तो x इक्वल टू 10/3 इंटू 5/4 इंटू 2/5, ये 5/2 इधर आएगा तो 2/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 कैंसिल, ये हो गया मेरा 2 और ये हो गया 5, तो ये हो जाएगा 5/, ठीक है। अच्छा अब ये वाला करो, मैंने लिख रखा है फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, ऐसे दिया हुआ है 2/3, 3/7, 4, हम लोग को बोला है कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, ऐसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है। हाँ, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, यहाँ पर 2, तब लैंग्वेज कंप्लीट, बस इतना दिया हुआ है। 4 नंबर प्रोपोर्शन जो है वो निकालना है, मतलब फोर्थ टर्म, फोर्थ प्रोपोर्शनल का मतलब फोर्थ टर्म, मैंने आज ही सिखाया ना तुम लोग को, देखो प्रोपोर्शन बोल लो या टर्म बोल लो, बात तो एक ही है, मैंने बोला था। तो इसका मतलब तुम लोग को फोर्थ टर्म निकालने के लिए है, तो निकालो। मैम 18/7। ठीक है, 18/7 হয়নি ম্যাম, হয়নি। মানে করছি। अच्छा मैम 18/7। ठीक है, হ্যাঁ ম্যাম 18/7 আসছে। ठीक है। देखो फोर्थ प्रोपोर्शन निकालने बोला है, बेसिकली फोर्थ टर्म निकालने बोला है, तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म निकालना है। तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म इज टू होता है सेकंड टर्म, ठीक है, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थर्ड टर्म इज टू फोर्थ टर्म। हम मान लेते हैं कि फोर्थ टर्म x है, तो 2/3 होल डिवाइडेड बाई 3/7, और इधर हो गया 4/x। अब फिर से कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2/3 इंटू एक्स, 3/7 इंटू 4, तो x हो जाएगा 3/7 इंटू 4 इंटू 3/2, तो ये कितना हो जाएगा, 18/7। 18/7। फिर एग्जाम्पल 4, फाइंड थर्ड प्रोपोर्शन, मतलब थर्ड टर्म, 2.4 kg एंड 9.6 kg। तो हमें दो टर्म दिया हुआ है, हमें थर्ड टर्म निकालने बोला है, तो इसका मतलब कैसा प्रोपोर्शन है, कंटिन्यूड होगा, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वाला हमें एक्स मान लो। चलो मैंने थोड़ा हिंट्स दे दिया, अब करके बताएं। ये दो क्या वो ম্যাম फर्स्ट 2.4 और ই আছে। सेकंड दिया हुआ? আরে বলো, কথাটা কেটে গেল, সবারই কথা কেটে গেল। 2.4। 2.4 হ্যাঁ x ইকুয়াল টু। না, আনসার তো অন্য কিছু দেখা যাচ্ছে। আমি বলছি এই ফার্স্ট আর সেকেন্ড টার্ম কি এই দুটো দেওয়া রয়েছে? হ্যাঁ, ফার্স্ট আর সেকেন্ড টার্ম এই দুটো, 2.4 কেজি আর 9.6 কেজি। मैम 38.4 হবে। ঠিক আছে, देखो 38.4 मैम होगा। हाँ बोलो।
मैम 2.4 বাই 9.6 ইকুয়াল টু 9.6 বাই এক্স করতে হবে, তারপর এটা মানে এক্স ইন্টু 2.4 আর 9.6 ইন্টু 9.6 করলে এক্স এর মান বের করলে হয়ে যাবে। सही है। देखो थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब हो जाएगा कंटिन्यू। तो देखो अगर ए बी सी थर्ड प्रोपोर्शन में था तो हम लोग क्या लिखते थे, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। ठीक है, तो यहाँ ए बी दे दिया है, सी नहीं दिया है, तो हम लोग सी को मान लेंगे कि सी मेरा क्या है, एक्स है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे मान सकते हैं 2.4 9.6 और एक मेरा एक्स हो जाएगा। तो सभी को केजी में मान लेते, तो फिर अरेंज कैसे करोगे, ऐसे ए बाई बी, ठीक है, इक्वल टू फिर से क्या हो जाएगा बी बाई सी, ऐसे करके हम लोग करते थे ना, ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। अब करो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 2.4 इंटू एक्स 9.6 इंटू 9.6, तो एक्स हो जाएगा 9.6 इंटू 9.6 डिवाइडेड बाई 2.4। तो इसको कैलकुलेशन करोगे तो निकल के आएगा हम लोग का 38 देख लो करके। होना चाहिए 9.6 मल्टीप्लाई, हाँ ये देखो 38.4 आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म है, थर्ड वाला मुझे इमेजिन करना पड़ेगा, एक्स मान लो कुछ भी मान लो, तो फिर ए बी सी वाला हो गया, तो ए बी सी होने से ए बाई बी बी बाई सी। ठीक है, अब मीन प्रोपोर्शन निकालने बोला, ये वाला जो क्वेश्चन दिया मैंने, मीन प्रोपोर्शन निकालना है इस ये दोनों का। ठीक है, तो सोच समझ के करो, मीन प्रोपोर्शन निकालना। मीन प्रोपोर्शन मतलब समझ रहे हो? हाँ अलग बोलो। 1.5। ठीक है, मीन मतलब अभी कौन से डेटा को तुम लोग को एक एक्स मानना पड़ेगा। देखो दो टर्म दिया है, मिडिल वाला निकालना है, मतलब वही एबीसी हो गया ना, ए दिया हुआ है सी दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है फिर बी। बी बी हाँ तो ऐसे अरेंज होगा 1.25 इज टू एक्स और x इज टू 1.8। बाकी तो देखो सोल्यूशन है, ये करने आना चाहिए। बोलो ये समझ में आया क्यों ऐसा होगा, क्योंकि मीन मतलब मिडिल वाला। হয়ে গেছে ম্যাম। ठीक है, यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया सबको, मतलब तुम लोगों ने खुद ही किया है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? देखो तब हम लोग डाउट नहीं है, होना भी नीचे, तुम लोगों ने खुद ही तो किया, डाउट किस में। अब ये वाले एग्जाम्पल पे चलते हैं, ये वाला करना है। तो ये एग्जाम्पल हम यहाँ पर लिखते हैं, इफ A is to B equal C is to D equal 2.5 is to 1.5, find AD is to BC और A plus C is to B plus D, ये कितना होगा, ये है क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसको तुम लोग कैसे कर सकते हो, तो मुझे अच्छा ठीक है पहले थोड़ा ट्राई करके बताओ, कम से कम पहला वाला ए डी इज टू बी सी कितना होगा, कोशिश करके देखो। ये ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, अगर ठीक है अप्रोच करके जा रहे हो तो 2 से 3 सेकंड लगेगा, ये निकल जाना चाहिए। ए डी इज टू बी सी कितना,
देखो हम इतना हिंट्स दे सकते हैं कि बस इतना लेके काम करो तब हो जाएगा। मतलब देखो ये क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि ए बी का जो रेशियो, सी डी का जो रेशियो और ये जो है ये सब आपस में बराबर है। मतलब ये इसके साथ इक्वल है तो इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी इक्वल है, इसके साथ भी, और ये इसके साथ भी इक्वल है, इसके साथ भी इक्वल है। ठीक है, अब मुझे निकालने बोला है ए डी इज टू बी सी, तो इसका मतलब मुझे ए बी और सी डी से ही काम चलाना पड़ेगा। तो बोलो, हिंट्स दे दिया मैंने पहले वाले आंसर के लिए, बस ये चाहिए बिकॉज डेटा देखो। नहीं हो पा रहा। করছি ম্যাম। ম্যাম 3.7 আসছে। 3.7 হুম, সরি 7.5 देखो इसमें वो सब कुछ नहीं आएगा। देखो ए इज टू बी इक्वल अगर सी इज टू डी है तो इसको आगे क्या लिख सकते हैं। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या लिखोगे। एडीबीसी। अब मुझे चाहिए ए डी इज टू बी सी, मतलब ए डी इज टू बी सी का मतलब ए डी बाई बी सी, तो इक्वल क्या लिख सकते हो, कितना बाई कितना लिखोगे। अगर इसके आगे 2 होता इसके आगे 3 होता तो क्या लिखते, 3/2, तो कुछ नहीं है मतलब क्या है, 1 আছে। फिर क्या लिखेंगे, तो 1/1 लिखेंगे। हाँ 1 तो ये आंसर है। बोलो समझ में आ गया, पहला आंसर कैसे करना है समझ में आ गया। हाँ मैम। यस मैम। अच्छा, अब ये जो सेकंड वाला है उसके लिए हम लोग एडेंडो प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। ठीक है, क्यों यूज करेंगे, क्योंकि एडेंडो में हमें क्या बोला था, जितने सारे कंटिन्यूड रेशियो है वो सारे रेशियो का हमें फर्स्ट टर्म का एडिशन लेना है। अगेन मुझे ए बी और सी डी से ही काम चलाना चाहिए क्योंकि मेरे पास ए प्लस सी और बी प्लस डी करने के लिए बोला गया है। तो अगर हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, तो इसका एडेंडो वाला पोर्शन कैसे होगा। एडेंडो में क्या होता है कि जितने भी रेशियो है सभी का फर्स्ट टर्म का एडिशन, तो बोलो क्या क्या ऐड होगा ऊपर और नीचे क्या क्या ऐड। देखो जो लिखवाया है देख के ए बताओ। प्लस सी 2.5 प्लस 1 ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस इक्वल क्या लिखेंगे, देखो क्या था, इक्वल क्या था, ईच टर्म। ठीक है, तो हम लोग ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी प्लस डी इक्वल टू, आंसर एक्चुअली वैल्यू में है क्योंकि तुम लोग का तो एमसीक्यू रहेगा तो यहाँ ऑप्शन रहेगा तो तुम लोग समझ जाओगे कि फिर तुम लोग को क्या करना है। क्योंकि हम बता देते हैं इसका आंसर वैल्यू में है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये इक्वल टू, क्या लिखे फिर बोलो, हर एक टर्म का वैल्यू ये है, मतलब ए बाई बी इक्वल टू भी इतना है, सी बाई डी इक्वल टू भी इतना होगा और 2.5 बाई 1.5 भी इतना होगा। तो बोलो कितना लिखे। 2.5 by 1.5। सही है। अब इसको सॉल्व करके मुझे बता दो कितना होगा। 5/3। 5/3 सही है, 5/3। बोलो एडेंडो का यूज समझ में आया कैसे करके करना है। यस मैम। तो चलो हम लोग नेक्स्ट वाले में चलते हैं। इफ a/3, ये a लिखा है मैंने, b/4 इक्वल c/7, प्रूव दैट a plus b plus c
डिवाइडेड बाय सी इक्वल टू, बोल रहा है कि अगर a/3 b/4 c/7 है तो प्रूव करके ये बताओ कि a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय सी इक्वल टू 2 होगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी एडेंडो से किया जा सकता है या फिर दूसरा भी एक तरीका है उससे भी करके देख सकते हो, जो कि k मान के हो सकता है। ठीक है, मैंने हिंट्स दिया, तो अभी अभी मैंने तुम लोग को एडेंडो सिखाया, तो एक बार कोशिश करके देखो एडेंडो से कर पाते हो कि नहीं, क्या लिखने से मेरा एडेंडो से आंसर आएगा, क्योंकि एडेंडो में हर एक रेशियो का देखो, ये सब रेशियो ही हुआ ना, क्योंकि a/3 को अगर a/3 लिख लेंगे, b/4 को b/4 लिख लेंगे, c/7 को c/4 लिख लेंगे, और सब अगर इक्वल 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 है तो हम लोग इसको एडेंडो से इसीलिए करेंगे क्योंकि a प्लस बी प्लस सी है, तो एडेंडो का यूज करेंगे। अगर माइनस होता तो सबट्राइंडो का यूज करते, तो ये एडेंडो से हो सकता है, तो ट्राई करके देख। ম্যাম আসছে। ম্যাম k ইকুয়াল টু 2 আসছে। আচ্ছা, কে দিয়ে করেছো? বাস, আচ্ছা, ঠিক আছে। হ্যাঁ মানে দেখো। প্রথমে ওই a ইকুয়াল টু 3k 4k আর 7k করে নিলাম, তারপর k মানে abc এর জায়গায় ভ্যালু পুট করলাম, তারপরে চলে আসছে। ऐसे भी कर सकते, के मान के तो देखो हो जाएगा, मैंने बोला था कि तुम लोग ट्राई करके देखो। ये सभी अगर रेशियो बराबर है, मान लेते हैं कि सभी रेशियो का वैल्यू के है, तुम लोग के जगह कुछ और भी मान सकते हो, 2 3 4 5 7 8 9 10 भी मान सकते हो, लेकिन ऐसा कुछ मानना चाहिए जिससे जल्दी जल्दी कैलकुलेशन। तो हम लोग बोल सकते हैं a/3 भी के है, b/4 भी के है, और c/7 भी अगर के है, तो हम लोग वहां से a निकाल सकते हैं 3 के, b निकाल सकते हैं 4 के, c निकाल सकते हैं 7 के। अब ये सब वैल्यू a प्लस बी प्लस सी में पुट कर दो, तो ये हो गया 3k 4k 7k बाई 7k, तो ये हो जाएगा k बाई 7k। हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा 2। तो के से तो हो जाएगा, बट एडेंडो से भी हमें सीखना चाहिए। तो देखो एडेंडो से कैसे हो सकता है, तो एडेंडो में हम लोग सारे रेशियोज के फर्स्ट टर्म का एडिशन करेंगे। तो बोलो फर्स्ट टर्म क्या क्या है। रेशियो तो मेरा ऐसा है a/3 और 1। हाँ बोलो क्या क्या लिखे, मेरे आंसर में मुझे a प्लस बी प्लस सी चाहिए, तो मुझे सारे टर्म का ही एडिशन कर लेना चाहिए, डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म का एडिशन। बोलो कितना लिखे, अगर इधर 3 है तो नीचे भी तीनों टर्म लेंगे, बोलो क्या क्या लिखे। 3 प्लस 4 प्लस 7 3 plus 4 plus 7 7, और इक्वल मुझे क्या लिखना चाहिए, 2 तो नहीं, इक्वल ईच टर्म होता है, तो यहाँ पर टर्म में क्या लिखें ये बताओ, टर्म में क्या लिखें, तो वो सोचना पड़ेगा। तो पहले इसको थोड़ा ऐसे लिख ले, बोलो 4 3 और 7 ऐड करने से कितना आएगा 14। ठीक है। अब मेरा प्रूफ क्या है, a प्लस बी प्लस सी, और नीचे आना चाहिए c। ठीक है, नीचे आना चाहिए c, तो मुझे बोलो यहाँ पर ईच टर्म जो है, ईच टर्म में मुझे फिर क्या लेना चाहिए, ये c क्या मुझे कोई हिंट्स दे रहा है कि इसमें से कौन सा लेना चाहिए। c/7 c/7 বা কিছু একটা c সাথে, तो c का इन्वॉल्वमेंट लाना है, तो फिर मुझे ये तीनों में से क्या, हाँ बोलो बोलो बोलो। ম্যাম বলছিলাম c/7 लेना चाहिए, देखते हैं लेके कुछ होता है कि नहीं, होगा जरूर। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, इसको आगे कैसे सॉल्व करोगे, ये 14 है और इधर 7 है, तो ये कैंसिल आउट करके यहाँ पर 2 और यहाँ पर 1 लिख दे, चलेगा।
तो अब a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी इक्वल टू हम लोग 2 लिख सकते हैं। 2/1। हाँ वही 2/1 तो 2 ही होगा, तो फिर 2 लिख दिया। लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ आराम से लिख सकते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर डालो ना। अगर नहीं समझ में आया ये तो 2c, ठीक है। अब जरूरत की वजह से हम c को नीचे लाएंगे, 2 को उधर भेज देंगे, हो गया। ये एडेंडो यूज करेंगे। बोलो, समझ में आया? by using addendo property। बोलो, समझ में आया कि कोई डाउट है? हाँ मैम समझ में आया। मैम बुझते পেরেছি। अच्छा, अब ये वाला देखो एग्जांपल बोल रहा है ए डीलर मिक्स टी कॉस्टिंग 6.92 पर केजी विथ टी कॉस्टिंग 7.77 पर केजी एंड सेल्स द मिक्सचर एट 8.80 पर केजी। मतलब एक डीलर है चाय का, ठीक है, तो उसने दो तरीके का चाय खरीदा, एक है 6.92 पर केजी वाला और एक है 7.77 पर केजी वाला, और दोनों को मिक्स्ड कर दिया। मिक्स्ड करने के बाद उसने उसको बेचा है 8.80 पर केजी करके, और प्रॉफिट अर्न हुआ है 7.5% ऑन हिज सेल प्राइस, ठीक है। जो सेल प्राइस है उस पे 7.5% जो है प्रॉफिट अर्न किया। इन व्हाट प्रोपोर्शन डज ही मिक्स इट? तो बोल रहा है वो दोनों तरीके के चाय को किस प्रोपोर्शन में मिक्स किया है, ये हमें बताना है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग ये कैसे बता सकते हैं? देखो कौन से प्रोपोर्शन में मिक्स हुआ है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमें बता रखा है, वो है ₹8.80 पर केजी, और ये प्राइस में बेच के प्रॉफिट हुआ है 17.5% ऑन सेल्स, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ कि अगर मैंने कोई चीज 8.80 में बेचा और उसमें 17.5% प्रॉफिट अर्न किया, तो वो चीज का मेरा कॉस्ट कितना पड़ा? जैसे एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, मैंने किसी चीज को 100 रुपए में बेचा और हम बोल रहे हैं मैंने 20 रुपए प्रॉफिट कमाए, तो मैंने वो चीज कितने में खरीदा था? 80 रुपीज। 80 में खरीदा, ठीक है। तो यहाँ पर भी तुम लोग को ये बताना है कि अगर मेरा सेल प्राइस 8.80 है, प्रॉफिट यहाँ परसेंटेज में बताया है, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए? मतलब जो मेरा खरीदा हुआ प्राइस होता है उसे बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे यहाँ तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ था। हाँ बिल्कुल दिया हुआ है, लेकिन इंडिविजुअली दिया हुआ है, मिक्सचर का कॉस्ट प्राइस नहीं दिया हुआ है। तो मिक्सचर का कॉस्ट कितना पड़ा वो निकाल रहे हैं, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ मिक्सचर। कॉस्ट प्राइस 7.26 হবে না? हाँ हाँ 7.26 होगा। कैसे निकालेंगे? सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्सचर, सेल से क्या करेंगे? प्रॉफिट को माइनस करेंगे, माइनस प्रॉफिट, ठीक है। तो सेल से प्रॉफिट माइनस करने से ही तो कॉस्ट पता चलेगा। तो सेल कितना है? 8.80। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? बोला है कि इतना परसेंटेज लगाओ सेल वैल्यू पे, ऑन सेल। तो 8.80 इंटू 17.5% कर देते हैं, क्योंकि 17.5% का मतलब ही 0.5 होता है। तो अब ये कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कितना आ रहा है ये इधर वाला। হুম, 1.54। 1.54, तो माइनस करने से कितना आ जाएगा? 7.26। सही, 7.26 पर केजी इसका मेरा कॉस्ट पड़ा मिक्सचर का, ठीक है, मिक्स होने के बाद। लेकिन हमें पता है इस मिक्सचर में जिस तरीके के, मतलब दो तरीके के चाय थे, जिसका इंडिविजुअल कॉस्ट हमें पता है, वो हम लिखते हैं। देखो इंडिविजुअल कॉस्ट। तो एक तो हम लोगों ने कितने रुपए से मार्केट से लिया हुआ है? 6.92 पर केजी हम लोगों ने खरीदा हुआ है, आई थिंक 7.77 पर केजी करके, 7.77 पर केजी करके खरीदा हुआ है, ठीक है।
अब मुझे एक चीज बताओ कि मैंने एक्चुअली एक तरीके के चाय को खरीदा था 6.92 करके, और जब मैंने उसको किसी और चाय के साथ मिक्स कर दिया तो वो मिक्सचर का कॉस्ट निकला 7.26 पर केजी। तो मेरा इस केस में प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, मतलब कैसे समझाए? जैसे देखो ये कंटेनर है, ठीक है, मुझे पता है कि मैंने इसमें एक ये चाय दिया, ठीक है, ये एक चाय दिया जो कि मेरा 6.92 पर केजी करके खरीदा। मान लो इसमें 1 केजी चाहिए 6.92, और ये एक मैंने चाय दे दिया जो कि मेरा 7.77 पर केजी से खरीदा। अब क्योंकि मैंने दोनों को कर दिया है मिक्सड अप, तो अब चाय को अलग अलग क्या बोले उसे ढूंढ तो नहीं सकते हो ना, तो मिक्स्ड हो गया। अब मिक्स्ड होने के बाद बोल रहा है कि इस डिब्बे में जो चाय है ना उसको खरीदने का कॉस्ट मेरा कितना पड़ा, मतलब उसको बनाने का। ये तो मतलब मिक्सचर तो मैंने खरीदा नहीं, मिक्सचर मैंने बनाया। वैसे भी चाय दुकान में जाके अगर कभी चाय लोगे लूज अगर कभी लेते हो तो देखना कि वो मिक्स करके देता है, पैकेट लेते हो तो पैकेट में जैसे रहेगा वैसे रहेगा, ठीक है। पूछ लेता है ये देखो पत्ती है, ये ऐसे दाना है, ये डस्ट है, जो जैसे यूज करता है उस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो 7.26 पर केजी का ये बन गया, ठीक है। लेकिन इंडिविजुअली तो हम लोगों ने किसी चाय को इतने से किसी चाय को इतने से खरीदा था, ठीक है। लेकिन मिलाने के वजह से मेरा कॉस्ट एवरेज इतना हो गया। तो अब एवरेज कॉस्ट के वजह से मेरा कौन से केस में लॉस और कौन से केस में प्रॉफिट दिख रहा है, या दोनों में लॉस दिख रहा है या दोनों में प्रॉफिट दिख रहा है? मैम क्योंकि मिक्स्ड अप है तो दोनों का तो मतलब प्राइस तो बैलेंस हो चुका है। सेल प्राइस जो है उसमें से बताया जाएगा। देखो सिंपल सा बात है ऐसे, मान लो तुम लोगों ने एक 10 रुपए का जो है क्या बोले 10 रुपए का चाय पत्ती खरीदा, इसमें एक 10 रुपए का चाय पत्ती, इसमें एक 12 रुपए का चाय पत्ती दिया, ठीक है। फिर दोनों को मिक्स कर दिया 10 रुपए पर केजी और 12 रुपए पर केजी करने के बाद एवरेज प्राइस निकला, मान लो हम इसको ऐसे एवरेज करते हैं 11 रुपीज, ठीक है। अब बोलो, हम बोल रहे हैं कि मैंने जो चाय खरीदा वो 11 रुपए पर किलो का है, ये हम मान के चल रहे हैं और उस हिसाब से हम अपना सेल प्राइस वगैरह डिसाइड कर रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि मैंने एक चाय जो है 10 रुपीज करके खरीदा है, लेकिन हम बोल रहे हैं वो 11 करके खरीदा, और एक मैंने 12 से खरीदा था वो 11 में चला गया, क्योंकि एक प्राइस मेरा कम हुआ एक प्राइस ज्यादा हुआ। तो किसमें प्रॉफिट किसमें लॉस? मतलब अगर मैंने कोई चीज 10 रुपए से खरीद रहा है, लॉस है। हाँ तो फिर लॉस या प्रॉफिट तो समझ में जरूर आएगा ना। तो ये राउंड में दिया है, ये पॉइंट में दिया हुआ है, तो क्या फर्क पड़ता है? एक प्रॉफिट है एक लॉस है, क्योंकि मैंने 12 रुपए का चीज 11 माना और 10 रुपए का चीज 11 माना, ठीक है। तो मेरे उसमें क्या होगा? चेंजेस तो दिखेगा ना, तो चेंजेस जरूर दिखेगा, वो तो ऐसे देख के ही पता चलेगा। तो तुम लोग को सही सही मुझे बताना है, सोच लो आराम से, सोच के मुझे बताओ कि कौन से केस में प्रॉफिट है और कौन से केस में लॉस है। और 6.92 कैसे कहते हैं प्रॉफिट और 7.77 कहते हैं लॉस। बाकी बाकी लोग भी सोच के बताओ किसमें प्रॉफिट है किसमें लॉस है। अरे पूछता तो नहीं। হ্যাঁ ওটাই মনে হচ্ছে ওই প্রথমেরটাতে প্রফিট আর লাস্টেরটাতে লস। पहले वाले में प्रॉफिट और लास्ट वाले में लॉस, यही लग रहा है सब। एक सेकंड, अच्छा तो प्रॉफिट या लॉस जो भी तुम लोग बोल रहे हो, एक में मेरा प्रॉफिट है एक में मेरा लॉस है। अच्छा तो हम इसको डिफरेंस, पहले डिफरेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, फिर हम लोग डिसाइड करेंगे कि किसमें प्रॉफिट है किसमें लॉस है। तो देखो कितना कितना का डिफरेंस आ रहा है। तो पहले वाले में आ रहा है 7.26 माइनस 6.92, और सेकेंड वाले में आ रहा है 7.26 माइनस 7.77। तो मुझे एक बार माइनस करके बताओ कि कितना कितना आ रहा है। ম্যাম নিচেরটাতে আসছে 0.51। तो ये पैसा हो गया, मतलब इतने पैसे। अच्छा ठीक है, पैसे लिखने का जरूरत नहीं, प्रॉफिट या लॉस लिखेंगे। अब ये बताओ আর ये ওখানে হচ্ছে कितना? 0.34। 0.34, ठीक है। अच्छा तो ये हम लोग का डिफरेंस आया है,
अच्छा, अब हम लोग का फर्स्ट डिफरेंस है 0.34 और सेकेंड वाला डिफरेंस हम लोग का 0.5। अच्छा, तो ये वाला हम लोग का, तुम लोग बोल रहे हो ये वाला मेरा मैम प्रॉफिट है, बोलो। এখানে আপনি লস লিখে দিয়েছেন, আমি বলছিলাম মাইনাস ওই 0.51 ওটা বলছিলাম। হ্যাঁ, ওই তো লস মানে মাইনাস নেগেটিভ। হ্যাঁ হ্যাঁ, মানে আপনি লিখলেন ওটা আমি দেখিনি। अच्छा, तो अब देखो हमें कैसे मिक्स करना पड़ेगा, दोनों मिक्सचर को हमें इस तरीके से मिक्स करना पड़ेगा ताकि देखो मेरा प्रॉफिट भी है लॉस भी है, ऐसा तो हम नहीं बोल सकते ना। तो मुझे क्या करना पड़ता है, प्रॉफिट से लॉस को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट, रिकवर करना रिकवर पड़ता या है। एडजस्ट करना पड़ता है। तो हेंस रिक्वायर्ड रेशियो क्या होगा, जिस रेशियो पे मिक्स करना पड़ेगा ताकि हम लोग का जो है कम से कम लॉस हो। देखो यहाँ पर हमें वही पूछा था ना कि किस तरीके से हम लोग इस मिक्सचर को किस पोर्शन में मिक्स करें। तो मिक्स जब हुआ तब हमारे एक केस में लॉस एक केस में प्रॉफिट हो रहा है, तो हमें इस तरीके से मिक्स करना है ताकि लॉस और जो हमारा प्रॉफिट है वो एक दूसरे के साथ सेटअप हो। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे हम लोग, ऐसे लिखेंगे 0.51 इस टू हो जाएगा 0.34। एक बार बताओ कितना है, मैम 1.5 আসছে। मतलब 3:2। ठीक है, 3:2 आ रहा है। तो हमें इस तरीके से मिक्स करना है ताकि लॉस के साथ हम लोग जो है प्रॉफिट को मतलब एडजस्ट कर सके। ठीक है, तो फिर हमें इस तरीके से करना पड़ेगा, मतलब लॉस इज टू प्रॉफिट। देखो यहाँ कैसे लिखा है, मैंने वो लिखा नहीं, बता देते। देखो यहाँ पर कैसे निकाला है, देखो यहाँ पर निकाल लिया कि कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर निकाल लिया। अब सेकेंड डिफरेंस में देखो प्रॉफिट बाय सेलिंग 1 kg ऑफ सेकेंड काइंड एट द रेट ऑफ 7.26। देखो सेकेंड वाले में प्रॉफिट बाय सेलिंग 1 kg और फर्स्ट डिफरेंस इतना पैसा आ रहा है, सेकेंड वाले में बोल रहे हैं प्रॉफिट 7.77 और 7.26। तो हम लोगों ने उल्टा डिसाइड कर लिया। तो एक सेकंड देखते हैं, ये तो सेलिंग प्राइस निकला, कॉस्ट प्राइस ऑफ द मिक्सचर 7.26 हम लोगों ने भी निकाल लिया। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस फर्स्ट डिफरेंस, डिफरेंस तो हमारा दोनों में सही आया 0.51 और 0.34, बट ये लोग बोल रहा है कि फर्स्ट डिफरेंस सेकेंड डिफरेंस में प्रॉफिट बाय सेलिंग 1 kg ऑफ सेकेंड काइंड 7.26। अच्छा, अगर हम लोग 7.7 वाला चीज अगर हम लोग 7.26 में 6 कॉस्ट डिसाइड करते हैं, इसमें ज्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि कॉस्ट कम हो रहा है, इसमें कॉस्ट बढ़ जा रहा है तो लॉस होगा। हाँ देखो, ये प्रॉफिट लॉस जो है गलत हो गया है, क्यों बताते हैं। देखो प्रॉफिट या लॉस हम लोग कैसे डिसाइड करते हैं, सेल प्राइस से डिसाइड करेंगे कि कैसे, मतलब देखो यहाँ पर समझो, सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस। हाँ तो ये देखो, देखो वैसे सेल प्राइस से देखोगे तो ये 6.92 वाला भी प्रॉफिट ही दिखाएगा क्योंकि 8.80 से बेच रहे हैं, 7.77 वाला भी मुझे प्रॉफिट ही दिखाएगा, और अगर 7.26 से कंपेयर करोगे तो भी प्रॉफिट ही दिखाएगा। लेकिन ये सोचना है कि किसमें हमारा प्रॉफिट किस तरीके से जनरेट हो रहा है। मतलब देखो अगर मैंने, देखो मेरा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। ठीक है, अब बोलो कि इसमें से मेरा कौन सा डेटा कम होने से प्रॉफिट ज्यादा दिखेगा, वैल्यू मतलब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कौन सा वैल्यू जितना कम कॉस्ट होगा, प्राइस। कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो जैसे मान लो ये 10 है तो ये 2 है तो ये 8 दिखेगा, अगर ये 10 है और ये 1 है तो ये 9 दिखेगा। ठीक है, तो कॉस्ट को हमेशा रिड्यूस करने आना चाहिए। ठीक है, तो कॉस्ट जितना हम लोग का कम होगा उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। ठीक है, कॉस्ट जितना हम लोग का कम होगा उतना हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर 6.92 पर केजी हमारा कॉस्ट था, अब ये कॉस्ट अभी हमारे लिए पड़ रहा है 7.26 केजी, तो इसमें हमारा कॉस्ट क्या हो गया, 6.92 भी मेरा कॉस्ट था क्वेश्चन में और ये भी मेरा
कॉस्ट था, अभी मेरा कॉस्ट कितना हो गया ये। तो इस केस में मेरा कॉस्ट क्या हो गया है, इंक्रीज। ठीक है, इस केस में मेरा कॉस्ट इंक्रीज हो गया है, तो इस केस में मेरा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, हमें इस तरीके से डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सेल प्राइस से देखेंगे तो सभी का प्रॉफिट है। ठीक है, और ये तो कोई सेल प्राइस है नहीं कि हम लोग ये माइनस करके बोल दे कि प्रॉफिट या लॉस है। ये मेरा मिक्स्ड अप कॉस्ट प्राइस है और ये मेरा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है। तो मेरा कॉस्ट प्राइस बढ़ गया 6.92 से 7.26 हो गया बिकॉज ऑफ द एवरेज अमाउंट, क्योंकि हम लोग एवरेज रेट के हिसाब से सोच रहे हैं। तो इसमें मेरा फिर क्या आएगा, और 7.26 से कॉस्ट जो है 7.77 से कॉस्ट 7.26 में चला गया, तो इसका मतलब मेरा कॉस्ट रिड्यूस हुआ। यहां पर अगर देखा जाए तो मेरा कॉस्ट क्या हुआ है, रिड्यूस। देखो 7.77 से 7.26 हुआ, यहां पर अगर देखें तो मेरा कॉस्ट बढ़ गया है, 6.92 वाला 7.26 हो गया है। तो उस हिसाब से बोलो फिर कौन सा प्रॉफिट हुआ और कौन सा लॉस। देखो मेरा एक्चुअल कॉस्ट तो ये है, और मेरा कॉस्ट अगर इतना हो जा रहा है, मतलब मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट था 2 रुपए, एवरेज करने से मेरा प्रोडक्ट का कॉस्ट 3 रुपए हो गया। हाँ, ম্যাম উপরেরটা লস হবে কেননা ওখানে হ্যাঁ কস্টটা বেড়ে গেছে তো প্রফিট তো কম হবে, हाँ, ওটা और লস হবে इसमें আর এটাতে প্রফিট হবে কেন এটা কস্ট কমেছে। ये दोनों का डिफरेंस इस तरीके से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कि पहला वाला प्रॉफिट या लॉस है। अगर ऐसा हम लोग सोच रहे हैं कि 6.92 से 7.26, वैसे नहीं है। ठीक है, हमें कॉस्ट के हिसाब से सोचना है ना, क्योंकि ये दोनों ही तो कॉस्ट है, 7.26 भी कॉस्ट है, 6.92। तो कॉस्ट का मतलब क्या है, जैसे मैंने बोला कि मैंने ये चाय खरीदा था 6.92, अब मुझे मानना पड़ेगा कि मैंने ये चाय 7.26 से खरीदा था। तो अब ये तो मेरे लिए प्रॉब्लम हो गया ना, मैंने कोई चीज एक्चुअली में 2 रुपए में खरीदा था बट एवरेज करके वो 4 रुपए हो गया, मान लो, तो फिर मेरे लिए तो लॉस ही हुआ ना। लेकिन मैंने सोचा कि कोई चीज मैंने 2 रुपए में खरीदा बट एवरेज करके वो जो है 1.5 रुपए का हो गया, तो मेरे लिए बेनिफिट है। ठीक है, तो बोलो ये लॉस प्रॉफिट क्या हम समझा सके। यस मैम। चलो, फिर হ্যাঁ हमें क्या करना है, प्रॉफिट और लॉस को एडजस्ट करना है। तो फिर प्रॉफिट इज टू हमेशा लॉस होगा। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट से लॉस को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो 0.51 इज टू 0.34 यानी कि 3:2 हो जाएगा। वही यहाँ पर लिखा है, वी हैव टू मिक्स द टू काइंड इन सच ए रेशियो दैट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इन द फर्स्ट केस मस्ट बैलेंस विद द अमाउंट ऑफ लॉस इन द सेकेंड केस। तो सेकेंड वाले लॉस, तो इसलिए देखो ये प्रॉफिट इज टू लॉस इसीलिए किया, प्रॉफिट से लॉस को रिकवर करना है। मतलब 3 भाग अगर ये वाला लेंगे जिसमें प्रॉफिट जनरेट होता है, तो 2 भाग ही लॉस वाला लेना चाहिए, तभी जाके सेट अप होगा। अगर लॉस वाला ज्यादा ले लेंगे तो फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, मतलब हम लोग का फिर लॉस एडजस्ट नहीं होगा। तो प्रॉफिट इज टू लॉस, इस तरीके से प्रॉफिटेबल वाला अमाउंट इज टू लॉस वाला अमाउंट, इस तरीके के रेशियो से हमें 3:2 रेशियो से इसको मिक्सड अप करना है। बस ये हमारा इतना ही था। इसके बाद आ गया है एक्सरसाइज। चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं। यहाँ पर बोला है द फोर्थ प्रोपोर्शन, तो 4:6:8, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन कितना होगा, तो बोलो आसान। फोर्थ प्रोपोर्शन 4:6:8 है, तो फोर्थ नंबर वाला एक्स मान लो, करो। 12। मैम 12। हाँ, तो 12 तो ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा ए। फिर बोला है थर्ड प्रोपोर्शन टू 12,18 निकाल, थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है 12,18, तो थर्ड वाला क्या मान लोगे, एक्स, करके देखो। 27 मैम 27 আছে। 27। ठीक है 27, हाँ 27 ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हम लोगों का बी, द ऑप्शन मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 25 एंड 81। ये निकालो 25 और 81 के बीच वाला। 25 और 81 के बीच वाला तब होता है मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो बीच वाला एक्स मान लो, करके देखो।
मैम 45। 45। मेरा भी 45 है। 45। सबका 45 आ रहा है। है मैम। The number which has the same ratio to 26 that 6 has to 13 बोल रहा है वो कौन सा नंबर है जिसका 26 के साथ रेशियो करने से जो आंसर आएगा वो 6 और 13 के रेशियो के साथ बराबर, मतलब बोल रहा है 6 has to 13, मतलब 6 और 13 का रेशियो करने से कितना आएगा, पहले ये बताओ। 6 और 13 का रेशियो करने से 6/13, और थोड़ी ना इसमें कुछ होगा। तो बोल रहा है वो कौन सा नंबर है जिसको 26 के साथ रेशियो करोगे तो 6/13 ही आएगा। तो यहाँ ऑप्शन से बताओ, कैलकुलेशन करने का कोई जरूरत नहीं। मैम 21। 21, तो 21/26 करने से 6/13 आ जाएगा। ওটা কোনোটাই হবে না। नहीं होगा ना किसी में भी। কোনোটা আসছে না ম্যাম। तो फिर ऑप्शन क्या हो जाएगा? none of these। ऑप्शन 4। नन ऑफ दिस। फिर वही होगा, नन ऑफ दिस। एक सेकंड देख लेते हैं हम एक बार इसमें। सही बात है। कितना नंबर है ये हम लोग का? 4, मतलब 5 नंबर, सॉरी 4 नंबर है, 5 नहीं 4। हाँ डी। 2a square c is। तो ये हो जाएगा डी, नन ऑफ द एबव। फिफ्थ नंबर, the fourth proportional to 2a a square और c निकालो। 2a a square और c, 2a a square और c, फोर्थ प्रोपोर्शन x मान लेते हैं। मैं फोर्थ प्रोपोर्शन निकालू। मैम 2ax square c x square। ac/2। हाँ এটাই হচ্ছে। c/2। मतलब ऑप्शन थी। सिक्स नंबर पे देखते हैं, सिक्स नंबर में क्या बोला है। इफ 4 numbers 1/2 1/3 1/5 1/x आर प्रोपोर्शन देन x कितना होगा। तो बता ही दिया है, ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में है, हम लोग को बताना है कि x का वैल्यू कितना होगा। तो 1/2 1/3 1/5 1/2 1/3 1/5 1/x, ये सब प्रोपोर्शन में है। ठीक है, तो मतलब 1/2/1/3 1/5/1/x, तो ये हो जाएगा 1/2 into 3/1 1/5 into x/1, तो 3/2 और x/5, तो कितना हो जाएगा 2x equal to 15। 15 x equal to 15/2 7.4। 15/2 अच्छा 7.4। देखते हैं ऑप्शन कैसा है। ऑप्शन 15/2 में सी। ठीक है, हुआ है सभी का। यस मैम। मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 12x स्क्वायर एंड 27y स्क्वायर निकालो। 12x स्क्वायर और 27y स्क्वायर के बीच का प्रोपोर्शन। इसके बीच में हम लोग p मान लेते हैं, क्योंकि x y है तो फिर p मानेंगे, तो फिर करने में आसानी है। कैसे हो जाए? मैम 18 आंसर আসছে। 18 x y भी तो होगा। 324 आ रहा है, इसका रूट करेंगे तो 18, ये ठीक है, बट x स्क्वायर और y स्क्वायर 2 है तो x y आएगा बाहर।
तो आंसर 18xy होगा। यस मैम 18xy। ये सबका हुआ है 18x। आगे करें। यस मैम। a इक्वल टू b बाई 2 इक्वल टू c बाई 5 देन a इज टू b इज टू c क्या होगा? तो बोल रहा है a इक्वल b बाई 2 इक्वल c बाई 5, तो a इज टू b इज टू c कितना होगा? कैसे निकालोगे? तो सीधा हम आसान सा चीज बोलते हैं, तुम लोग इसे k मान लो, तो जल्दी हाँ। निकल। वन इज टू टू इज टू 5। 1 is to 2 is to 5. 1 is to 2 is to 5 ऑप्शन सी। देखो ठीक है। यस मैम। 9. If a by 3 b by 4 c by 7, तो ये देखो अभी अभी किया था, अभी किया था और वो एग्जाम्पल से, तो ये करके दिखाओ। a by 3 b by 4 c by 7 दिया है हम लोग को, निकालने क्या बोला है? देन a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई सी कितना होगा? ठीक है, अब आंसर देखो कैसे दिया हुआ है, डिजिट्स में दिया हुआ है। हाँ अभी अभी किया था 2 हुआ था, ठीक है। दो तरीके से किया था, के मान के कर सकते हो, अदरवाइज जो है आइडेंटो, तो आइडेंटो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 3 प्लस 4 प्लस 7 हुआ था, इसको ईच टर्म तो c, c by 7। तो a प्लस बी प्लस सी बाई ये हो जाएगा मेरा 17, 14। 14 और ये हो गया 7, तो फिर ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2 सी, a प्लस बी प्लस सी बाई सी 2 हो जाएगा, जो कि मेरा ऑप्शन सी के साथ मैच है। नहीं भी करोगे चलेगा, सेम क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ, बिल्कुल भी सेम, कुछ भी अलग नहीं। इसके बाद भी सेम क्वेश्चन ही आएगा। ये देखो p बाई क्यू r बाई एस 2.5 1.5 वैल्यू ऑफ पी एस इज टू क्यू आर, क्या बोला है हम लिख देते हैं यहाँ पर। p बाई क्यू इक्वल r बाई एस इक्वल 2.5 इंटू 1.5 बोला है हमें, बोला है पी एस इज टू क्यू आर निकालने के लिए। दिखाते मैम 1 is to 1 হবে। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से ही निकल जाएगा, तो p बाई क्यू और r बाई एस, पी एस इज टू क्यू आर, फिर पी एस डिवाइडेड बाई क्यू आर 1 बाई 1 यानी 1 इज टू 1, तो ये भी किया हुआ ही है हम लोग का बी। हाँ ওটাই বললাম ম্যাম যে 1 is to 1। तो 9 10 क्या पूछे, 9 10 तो हम लोगों ने किया ही था, तो फिर मान के चलते हैं, ये समझ में आ गया। 11th में बोला है x इज टू वाई इक्वल टू z इज टू w इक्वल 2.5 इज टू 1.5, और हमें निकालने बोला है x प्लस जेड डिवाइडेड बाई वाई प्लस डब्ल्यू। ये भी हम लोगों ने प्रीवियसली किया हुआ है एडेंडो लगा के, तो बोलो क्या आंसर है? वहां एक्स वाई नहीं था, ए भी था शायद। वो जिस क्वेश्चन में ये वाला था, ये और ये कंबाइनली दिया हुआ था एग्जाम्पल वाले। एडेंडो करो सीधा, ये तो किया हुआ है, इसका आंसर भी तो तुम लोग को बता देना चाहिए। x प्लस जेड और y प्लस डब्ल्यू इक्वल टू ईच टर्म यानी 2.5 बाई 1.5, क्योंकि डिजिट्स में आंसर है। कैसे समझेंगे कि यही करना चाहिए? क्योंकि आंसर डिजिट्स में है और एक नन ऑफ दिस है, तो ट्राई डिजिट में होना चाहिए, नहीं हुआ तो नन ऑफ दिस। तो 2.5 डिवाइडेड बाई 1.5 कितना आएगा? 5 बाई 3। सॉल्व करने से ऑलरेडी किया हुआ है, तो हम और दोबारा क्यों सॉल्व करें, बेकार नहीं है। सेम क्वेश्चन है, बस ए बी दिया हुआ है, इधर एक्स वाई डब्ल्यू दिया हुआ है। तो ये मेरा आंसर आई थिंक
इसके साथ मैच हुआ ऑप्शन सी। ठीक है, 12th में चलते हैं। इफ 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 5y माइनस 3x इक्वल 3/4 वैल्यू ऑफ x इज टू y। तो बोला है 5x माइनस 3y डिवाइडेड बाई 5y माइनस 3x इक्वल 3/4। हम लोग को बोला है x इज टू y निकाल के दिखाओ। तो ये तुम लोग कर ही सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, पता चलेगा। সাতাশ 27 না না 29 মানে 27/29। देखते हैं ऑप्शन, कहीं भी मैच नहीं हो रहा है। नन ऑफ द अबव होगा, ऑप्शन डी होगा। बोलो ये समझ में आया? হ্যাঁ ম্যাম। হ্যাঁ ম্যাম। ও 27 বলতো ম্যাম, ওটা 15 12 ওটা 27 ওটা ওটাই আমি করছিলাম তখন। 13 में क्या बोला है? इफ a is to b इक्वल टू 3:2, b is to c 3:5, a is to b is to c निकालने बोला है। ठीक है, तो देखो अब बोला है कि a is to b है 3:2, b is to c है 3:5, निकालने बोला है a is to b is to c कितना निकालो। ये रेशियो में सिखाया था कैसे करके होता है। ম্যাম 6:6:15। 6:6:15। সরি 9:6:15। 9 টা ঠিক হচ্ছে, বাট 15 হচ্ছে না, সিটা হচ্ছে। প্রথম দ্বিতীয় চতুর্থ। তো 9:6:10 হবে। ठीक है, ये देखो a बाई बी, b बाई सी, ये है 3/2 और ये वाला है 3/5। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, b को बराबर करना है, क्योंकि b दोनों में है बट अलग है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ 3 मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2 करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ भी आ जाएगा 6। अब रेशियो का क्या रूल्स था कि सेम डेटा से मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी होगा, तो ये नीचे 3 है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो अब a का वैल्यू a is to b is to c, तो यहाँ से वैल्यू लो 9:6:10, ये आंसर हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से ये ऑप्शन ए था, 9:6:10, ऑप्शन। 14th नंबर क्वेश्चन है कुछ ऐसा, x/2 इक्वल टू y/3 इक्वल टू z/7 अगर है, हमें निकालने बोला है 2x माइनस 5y प्लस 4z डिवाइडेड बाई 2y, ये निकालने के लिए बोला है। निकालो, कैसे निकालोगे? के मान लेना, आसानी से निकल जाएगा, के मान के निकाल। 2 के 3 के 7 के। पुट करो, पुट करके पूरा आंसर। 4x माइनस 15y 15 और 3 के 4 तो 28। ম্যাম 2.8 এরকম সামথিং আসছে। ডিভাইড করেই ছেড়ে দাও, ডিভাইডে আনসার আছে, মানে ডিভাইডেড ফর্মই লিখো। ও তাহলে 17/6। 17/6
देखो 14 का आंसर 17/6 ये वाला ऑप्शन डी। ठीक है देखो, हुआ समझ में आया? तब 15 में चलते हैं। 15 में बोला है x:y 2:3 y:z 4:3 x:y:z निकालने बोला है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं x:y है 2:3 y:z है 4:3। हम लोग को निकालने बोला है x:y:z। बोलो कितनी? अभी किया था सेम वैसा। मैम 8:12:9। 8:12:9 सही। 2/3 4/3 बराबर क्या करना है 3 को, तो इधर 4 लगाओ इधर 3 लगाओ, तो ये आ गया 12, ये आ गया 12 डिवाइड, यहाँ भी 3 लगेगा यहाँ भी 4 लगेगा, तो ये 8 ये हो गया 9। तो 8:12:9 ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है हम लोगों का, अच्छा इसको 8:12:9 को क्या हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं, सिंप्लीफाई तो नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब फिर कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन डी होगा, क्योंकि देखो ना पीछे 4 2 4 ये सब, ये तो 9 का हो ही नहीं सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर 16th वाले पे चलो। 16th में क्या बोला है? डिवीजन ऑफ 750 into 3 पार्ट्स इन द रेशियो 4:5:6। ये तो कर ही लोगे। 750 रुपीज को 4:5:6 में डिवाइड करना है, जिसमें 3 पार्ट में आंसर आएगा, वो तो हमें पता है 3 पार्ट ही होगा। अब देखो 2 ऑप्शन है तुम लोग के पास, या तो इसको डिवाइड करने बैठो या फिर देखो कि ये जो डिवाइडेड डेटा दिया हुआ है इसमें से कौन सा ऐसा डेटा है जिससे मेरा 4:5:6 आ जाएगा, तो वही मेरा आंसर होगा। तो डी तो हट जाएगा देखो, क्योंकि डी में दिया हुआ है एक्चुअली क्या है ना, ये जो डी है 8:12:9 ये ऊपर जाना चाहिए था 15 का, वो गलती से मिसप्रिंट हो रखा है नीचे। ठीक है, और ये नन ऑफ दिस ये आगे पीछे चला गया मेरे हिसाब से, तो इसीलिए शायद ऑप्शन इसलिए डी दिया हुआ है जो भी, तो ये मेरा आंसर ऊपर जाना चाहिए। ठीक है कोई बात नहीं, तुम लोग मुझे बताओ कि ये 4 5 6। मैम 200 215 और 300। हाँ ये वाला, ये आंसर होगा। डिवाइड करोगे तो मिल ही जाएगा, अदरवाइज अगर तुम लोग रेशियो करोगे तो देखो एक एक जीरो सबसे हटा दो तो फिर कितना बचता है 20 25 और 30, इसका रेशियो करके देख लो तो ये हो जाएगा 5 4 5 5 और 5 6, तो 4:5:6। तो पूरा कैलकुलेशन करने का हमें जरूरत ही क्या है। फिर भी अगर बोलोगे कि मुझे कैलकुलेशन करना ही है तो कर लो, ये रहा, इससे डिवाइड करो 4/15 5/15 रेशियो के हिसाब से डिवाइड कर लो, और एक है 6/15, तो एक बार 15 से डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा, 15 to 4 200, 15 to 5 250, 15 to 6 तो 300, तो ये आंसर ऑप्शन है। लेकिन हमें समय तो बचाना पड़ेगा ना, तो अगर देखोगे कि शॉर्टकट में हो रहा है तो उसी को अपनाओ। 17 बोल रहा है सम ऑफ एजेस ऑफ 3 पर्सन इज 150 ईयर्स। बोल रहा है 3 लोगों का एज का टोटल 150 है। 10 ईयर्स एगो देयर एजेस वेयर इन द रेशियो 7:8:9 प्रेजेंट एज। बोल रहा है 3 साल पहले उनका जो एज था उसका रेशियो इतना है, तो उनका प्रेजेंट एज कितना है, तो ये सभी प्रेजेंट एज के आंसर दिए हुए। अब देखो एक्स वेक्स मान के करोगे तो टाइम लगेगा, हम लोग आंसर का ऑप्शन देख के कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट एज 45 50 और 55 है तो 3 इयर्स एगो जिसका आज 45 है उसका 3 इयर्स एगो, सॉरी 3 बोल रहे हैं 10 इयर्स एगो कितना एज था? बोलो। मैम 35। और हम पहले ऑप्शन ए से चेक कर रहे हैं, और जिसका 50 है उसका कितना था और जिसका 55 है उसका कितना था, तो 10 10 साल कम कर दोगे तो ही पता चल जाएगा। 40 और
45। अब इसका रेशियो निकाल के देखो क्या वो रेशियो हो रहा है जो मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर हो जाएगा तो फिर यही मेरा आंसर होगा। यहाँ पर पूछा है कि 4:5 सॉरी सॉरी ये वाला होना चाहिए 7:8:9 क्या हो रहा है? हो रहा है 7:8:9 हो रहा है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब 10 साल पहले 7:8:9 था तो प्रेजेंट एज अभी इतना इतना होना चाहिए। और बाकी तुम लोग अगर देखोगे 150 हो रहा है कि नहीं, वो सभी में ऐड करने से 150 हो रहा है, तो उससे चेक करके तो कोई फायदा है नहीं। देख लो 40 60 50 ऐड करोगे 150 होगा, 45 50 55 ऐड करोगे तो भी 150 होगा। तो उससे तुम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। और अगर तुम लोग बोलोगे हमें कैलकुलेशन करके करना है तो फिर कैसे होगा वो भी हम दिखा देते फटाफट। ये देखो 7x एज मान लेंगे 8x और 9x, ठीक है। ये मेरा हो गया 10 साल पहले का एज, क्योंकि ये 10 साल पहले का रेशियो दिया हुआ है। तो आज का एज सबका कितना है? इसका है +10, इसका भी +10 और इसका भी +10 और ये सब ऐड करने से 150 आएगा, क्योंकि करेंटली सभी का एज का टोटल 150 है। तो 7 8 और 9x ऐड करने से कितना होगा? 24x। 24x और ये 10 ऐड करने से 30 हो जाएगा, इक्वल हो गया 150। तो 24x इक्वल टू हो जाएगा 150 माइनस 30 यानी 120। तो x कितना हो जाएगा? 120/24 कितना होता है? 5 होता है, ठीक है। तो हमें पूछा है कि प्रेजेंट एज कितना है, तो प्रेजेंट एज तो सब ये है। तो 7 × 5 35 + 10 कितना हो जाएगा? 45। और 8 × 5 40 40 × 10 कितना हो जाएगा? 50। और 9 × 5 45 × 10 कितना हो जाएगा? 55। लेकिन कितना टाइम लगा? बहुत ज्यादा टाइम लगा ना। क्या जरूरत है हमें ऐसे करने का? हम लोग तो ऑप्शन देख के आराम से कर सकते हैं। तो ये सब नहीं क्यों चाहिए? ये सब तब जाना चाहिए जब हम लोग मैथ्स को उस तरीके से मतलब जो है पूरा साइंटिफिक वे में करते हैं तो जरूरत पड़ता है, या फिर लिख के दिखाना है तो जरूरत पड़ता है। अगर लिख के दिखाना है तो किसी भी फील्ड में करो तब तो उतना लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो ये कैसे बताइए, क्योंकि एमसीक्यू है तो हम लोग इस तरीके से चलेंगे। बोल रहा है द नंबर्स 14 16 35 42 आर नॉट इन प्रोपोर्शन। बोल रहा है ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में नहीं है। फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन। बोल रहा है क्यों नहीं है? ये फोर्थ टर्म के लिए नहीं है। बोल रहा है कि फोर्थ टर्म क्या हो ताकि वो प्रोपोर्शन में हो जाए। तो इसका मतलब 14 और 16 प्रोपोर्शन में है। 35 और 42 मतलब 14 16 का रेशियो 35 और 42 के साथ मैच नहीं कर रहा है बिकॉज ऑफ 42, क्योंकि यहाँ बोल दिया है फोर्थ टर्म फॉर विच दे विल बी इन प्रोपोर्शन। फोर्थ नंबर टर्म ऐसा क्या हो ताकि वो प्रोपोर्शन में आ जाए। ये भी तुम लोग ऑप्शन देख के कर सकते हो। कैसे? देखो इसका मतलब मेरा यहाँ पर जो कंसेप्ट आ रहा है वो कुछ ऐसा नहीं आ रहा है 14:16 और ये 35:2 जो कर रहे हैं यहाँ पर जो दिख रहा है 42, ये प्रोपोर्शन में नहीं आ रहा है बिकॉज ऑफ 42, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि फॉर द फोर्थ प्रोपोर्शन फॉर विच इट विल बी इन प्रोपोर्शन। तो फिर 14 और 6 एक्स मान के कर सकते हो या फिर ऑप्शन देख के कर सकते हो। देखो 14/16 को सिंप्लीफाइड करो, बोलो कितना आ रहा है? 7/8। 7/8। तो मेरा इधर भी कितना आना चाहिए? 7/8। तो 35 तो मेरा फिक्स्ड है। तो मुझे एक चीज बोलो 35 7 में कैसे ट्रांसफर होगा? कितने से कैंसिल आउट होने से 7 में ट्रांसफर होगा? मैम 5 से। 5 से, ठीक है। तो इसका मतलब नीचे का जो टर्म है वो भी 5 से डिवाइड होके कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। हाँ। तो फिर यहाँ कितना आना चाहिए? 40। हाँ, फिर ऐसे आ जाएगा ना, हमें एक्स मानने का जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब 40। तो ऑप्शन में क्या 40 है? होना तो चाहिए। ये रहा ऑप्शन बी। और नहीं है तो नन ऑफ दिस 40, ठीक है। और एक्स मान के करोगे तो भी हो जाएगा ऐसे। इसको मान लो एक्स, कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देख लो 40 आएगा। मतलब मैंने तो लिख दिया बट आना चाहिए 40। आ रहा है ना? 16 35 है। अच्छा 19 इसमें बोला है कि ये जो है प्रोसेस, तो अपने कॉपी में जिस पेज में एडेंडो सब्ट्रैंडो लिखा है वो निकालो, क्योंकि लगातार अभी हम लोग थ्योरी करेंगे। तो 19 में बोला है x/y z/w इंप्लाइज y/x और w/z द प्रोसेस इज कॉल्ड। तो क्या लिखा है हम बता देते हैं। x/y z/w इंप्लाइज मतलब ये वाला साइन y/w इक्वल टू w/z। तो ये
कौन से प्रॉपर्टी को बताता है? क्या ये डिविडेंडो है, कॉम्पोनेंटो, ऑल्टरेंडो है, या नन ऑफ द अबव है? मतलब कुछ भी नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है भी हो सकता है, तो बोलो क्या आंसर है? देखो सिर्फ सिंगल सिंगल दिया हुआ है, तो फिर कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो या कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो, ये तीनों में से कुछ भी नहीं हो सकता है। ना तो ऑल्टरेंडो होगा ना तो सबट्रेंडो होगा, क्योंकि वहां पर भी तो एडिशन माइनस है। तो बचा क्या? none of these। हाँ, तो देखो ऑल्टरेंडो बचा है, बट ऑल्टरेंडो भी नहीं हो रहा है। ऑल्टरेंडो में क्या होता है? सिर्फ मिडिल का डेटा चेंज होता है। ठीक है, तो मिडिल का डेटा चेंज होता है, तो यहाँ मिडिल में क्या है? y और z। तो y z चेंज कहाँ हुआ है? w w है ना, तो इसका आंसर मेरा हो जाएगा डी, नन ऑफ द अबव। मैम 20 ऑल्टरनेट और इन्वर्टेंडो है की? ना, ऑल्टरेंडो इन्वर्टेंडो होता है। अच्छा, ऑल्टरेंडो और इन्वर्टेंडो, वो अच्छा है এটা পর্যন্ত। হুম। অল্টারেন্ডো ইনভার্টেন্ডো একই, অল্টার হচ্ছে বা ইনভার্টেন্ডোতেও অল্টারই হচ্ছে, হ্যাঁ একই। অল্টারেন্ডो और इन्वर्टेंडो একই। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, बोल रहा है P बाई क्यू आर बाई एस, P माइनस आर क्यू माइनस एस, इसको क्या बोलेंगे? लिख देते हैं, P बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस, और लिखा हुआ है P माइनस आर डिवाइडेड बाई क्यू माइनस एस। ये प्रोसेस को क्या बोलेंगे? लिखा है सबट्रेंडो, डिविडेंड, एडेंडो, इन्वर्टेंडो, नन ऑफ द अबव। मैम सबट्रेंडो। हाँ, ये माइनस हुआ है फर्स्ट टर्म, ठीक है, तो ये हो जाएगा सबट्रेंडो, मतलब ऑप्शन 21 में बोला है कि ए बाई बी सी बाई डी इम्प्लाइज ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ए माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी डिवाइडेड बाई सी माइनस डी। तो बोलो ये कौन सा प्रोसेस है? प्लस बी या माइनस बी है, बोलो। देख देख के तो बताना है अपने कॉपी से, मैंने तो सिखा भी दिया कैसे करके। बोलो, खाता देखी तो बोलता है, लिखे छोटे। কম্পোনেন্ট ডিভিডেন্ড। ऑप्शन सी, कॉम्पोनेंट एंड डिविडेंड। अच्छा, फिर 22 में बोला है u बाई भी w बाई पी, देन u माइनस भी डिवाइडेड बाई u प्लस भी, w माइनस p डिवाइडेड बाई w प्लस p। ये कौन सा प्रोसेस है? लिख देते हैं, u बाई p इक्वल टू w बाई p, u माइनस भी u प्लस भी, w माइनस p w प्लस p। ये कौन सा प्रोसेस है? इन्वर्टेंडो, ऑल्टरेंडो, एडेंडो, नन ऑफ द। 'none of these' হবে। हाँ, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये देखने में लगेगा तुम लोगों को शायद कॉम्पोनेंट और डिविडेंड है, बट कॉम्पोनेंट और डिविडेंड में ऊपर प्लस नीचे माइनस होता है, उल्टा दिया हुआ, ऐसा कोई रूल्स है ही नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा नन ऑफ द अबव। तुम लोग ये वाला पता नहीं इतना क्यों सोच रहे हो, ये तो आसान है। अच्छा, अब 23, 12, 16 यहाँ स्टार दिया हुआ है और 20 आर इन प्रोपोर्शन, स्टार का वैल्यू निकालना है। 12, 16 स्टार और 20 दिया हुआ है, स्टार का आंसर निकालना है। तो स्टार मतलब एक्स मान लो, तो बोलो आंसर क्या होगा? मैम 15 হবে। 15, मेरा भी 15 ही आ रहा है, 15 होना चाहिए, तो 23 का आंसर सी। तुम लोग चाहो तो यहाँ ऑप्शन चेक करके भी कर सकते हो, क्योंकि 12 और 16 का जो रेशियो होगा वैसे करके भी कर सकते हो, बाकी तुम लोग जैसे करो वैसे भी कर सकते हो। ये वाला सेम वही बोला, ये यहाँ पर स्टार निकालना है, 4 स्टार 9 13 एंड हाफ, 4 स्टार 9 13 एंड हाफ निकाल, 13 एंड हाफ को 13.5 कर लो। मैम 6। 6 आ चेक कर लेते हैं। 4 13.5 into 4 by 6,
सॉरी बाई 9, नॉट चॉइस 1, हाँ ठीक है 6 है। तो 24 का आंसर मेरा आ जाएगा ऑप्शन बी। फिर 25, द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 1.4 एंड 5.6, 1.4 और 5.6 के बीच का मीन प्रोपोर्शनल। तो हमेशा मीन प्रोपोर्शनल कैसे निकलता है, जो भी मीन प्रोपोर्शनल x मान लो तो हो जाएगा रूट ओवर अ प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, है ना। तो एक्सट्रीम क्या है 1.4 और 5.6, तो ऐसे 2.8 है। डायरेक्टली कर सकते हैं, हमें अलग अलग करने का जरूरत ही नहीं। तो 2.8 हो जाएगा। तो आंसर क्या लोगे 2.8 ग्राम, ये मतलब ऑप्शन बी। 1.4 इंटू 5.6 और इसका सही, अब 26 A/4 B/5 C/9, तो ये वाला बता सकते हो कितना बार कर लिया होगा, तो क्या आंसर है। एडेंडो करके कर सकते हो आराम से। इस तरीके से A/B इक्वल टू, सॉरी A/4 B/5, गलत, B/5 इक्वल टू C/9 है शायद, A प्लस B प्लस C बाई 2 হবে। 2। अच्छा देखो तो ऐड करो, एडेंडो, फर्स्ट टर्म का एडिशन, लास्ट टर्म का एडिशन, 4 + 5 + 9 इक्वल टू कितना लिखोगे C/9, तभी जाके ये जो है फुलफिल होगा। तो A प्लस B प्लस C बाई कितना हो जाएगा 4 और 9, 9 और 5 कितना हो जाएगा 14, 14 और 4 18, C/9, हाँ ये भी वही 2 ही आ रहा है। तो A प्लस B प्लस C/2 इक्वल टू C, तो A प्लस B प्लस C/C इक्वल टू, ये भी 2 ही आ जाए, सेम क्वेश्चन, ऑप्शन। अच्छा अब 27, two numbers are in the ratio 3:4, दो नंबर का रेशियो है 3:4। इफ 6 एडेड टू ईच टर्म ऑफ द रेशियो, उस रेशियो में अगर 6 ऐड करेंगे देन द न्यू रेशियो विल बी 4:5। तो नंबर्स क्या है, तो सबसे पहला बात है कि वो नंबर्स, ये इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा या नन ऑफ दिस होगा, लेकिन हम बहुत आसानी से कैसे आंसर दे सकते हैं, इस तरीके से दे सकते हैं कि वो नंबर्स के जो रेशियो है वो 3:4 होना चाहिए। कौन से नंबर का रेशियो यहाँ पर 3:4 है, वही आंसर हो जाएगा, हमें बाकी सब चीज चेक करने का ही क्या चाहिए। 18 and 24। 24 ठीक है, क्योंकि इसका रेशियो ही देखो 3:4 हो रहा है। अब बाकी चेक करो, अगर करना है तो 6 ऐड करेंगे, 18 में 6 ऐड करो कितना होता है, और 24 में 6 ऐड करो, ये तो 30 होगा, और 18 में 6 ऐड करने से 25 होगा। तो न्यू रेशियो कितना होगा, ये 25 नहीं, ये कुछ और हो रहा है शायद, 24 25। हाँ अब करो, छः 4 6। अब यहाँ थोड़ा सा गलत दिया हुआ है, एडेड टू ईच टर्म ऑफ रेशियो नहीं होगा, एडेड टू ईच टर्म मतलब हर एक नंबर में, अगर रेशियो में ऐड करोगे तो कभी भी आंसर ही नहीं मैच कर पाओगे, ठीक है। मतलब यह थोड़ा सा गलत है लैंग्वेज क्वेश्चन में। तो दो नंबर्स है जिसका रेशियो 3:4 है, तो जो नंबर का रेशियो 3:4 होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो मुझे ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं, तो मेरा आंसर 27 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 27 का आंसर सी हो जाएगा। 18 एंड 24 हम बाकी का देखिए क्यों, और अगर करना है तो ऐसे करके देख सकते हैं। ये देखो 18:24 का अगर रेशियो कर लेते हैं तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा 3:4, पहला बात है। और इसमें अगर 6 ऐड करेंगे और इसमें भी 6 ऐड करेंगे तो फिर ये मेरा आता है 30, ये मेरा आ जाता है 24, और इन दोनों का रेशियो करने पे कितना आया 4:5, ठीक है, समझ में आ गया। 28 बोलो, 28 में दिया हुआ है A/4 इक्वल टू B/5, देन इसमें से कौन सा
फंक्शन हो सकता है, मतलब कौन सा सही है। अगर कोई भी नहीं है तो आंसर नन ऑफ दिस दे दो। अगर a/4 इक्वल टू b/5 है तो इसमें से कौन सा हो सकता है। तो सारा ही कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो की तरह दिख रहा है, लेकिन कौन सा वाला सही कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो है, या फिर एक भी नहीं है तो फिर नन ऑफ द अबव होगा। बोलो कौन सा आंसर। मैम बी হবে। बी होगा, ऊपर प्लस नीचे माइनस होना चाहिए। ठीक है, सही है, ऊपर प्लस और नीचे माइनस है, तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा 28 का B। ठीक है, अच्छा 29 में अगर a is to b 4/1 है, a is to b अगर 4/1 है तो हमें बोला है √a/b प्लस √b/a निकालने के लिए। बोलो कैसे निकाले, निकाल के बताओ। निकालो। नहीं बोलो। a/b कितना होगा, a/b का वैल्यू कितना होगा। ये a/b इक्वल टू कितना हो गया 4/1, तो यहाँ पर पुट कर दो ना 4/1 कितना होगा 4/1 √, और b/a का मतलब क्या लिखेंगे 1/4, तो 4/1 कितना होगा 2, और 1/4 कितना होगा हाफ, तो ये दोनों ऐड करने से कितना हो जाएगा 5/2, यानी 2 एंड 1/2। देखते हैं क्या आंसर है, 5/2 दिया है तो ऑप्शन ही हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं। हाँ मैम यस मैम। मुझे। 29 29 गलत लिखा लास्ट 30। इसमें थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, काफी मतलब बड़ा होगा। ठीक है, क्वेश्चन x/b+c-a इक्वल दिया हुआ है y/c+a-b और z डिवाइडेड बाई a+b-c, a+b-c, और हम लोग को कैलकुलेट करने बोला है b-c इंटू एक्स प्लस c-a इंटू वाई प्लस a-b इंटू जेड। कितना होगा ये हमें कैलकुलेट करने वाला है, तो इसको हम लोग k मान के करेंगे, लेकिन k मानेंगे तो काफी बड़ा होगा बट करना पड़ेगा। तो ये x का वैल्यू फिर कितना हो जाएगा k इंटू बी प्लस सी माइनस है, थोड़ा अगर स्टेप जंप करके लिखेंगे तो हो जाएगा। ठीक है, ये सभी का वैल्यू k है, तो फिर x इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग ये बोल सकते हैं y इक्वल टू बोल सकते हैं k इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी, और z इक्वल टू भी बोल सकते हैं k इंटू ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अब वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब यहाँ पर हम लोग ऐसे बोल सकते हैं b-c इंटू एक्स के जगह ये लिखेंगे k इक्वल टू बी प्लस सी माइनस बी प्लस c-a इंटू वाई के जगह लिख सकते हैं k इंटू सी प्लस ए माइनस बी प्लस z में है a माइनस बी इंटू k इंटू ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, अब पूरा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे
बी माइनस सी, फिर ये के पूरा इसमें मल्टीप्लाई, देखो हम तो ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मेरे पास और एक ऑप्शन भी है, हर एक जगह से के कॉमन ले लो, ठीक है, तो बाकी जो बचेगा इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो भी हो जाएगा, जल्दी होगा, ठीक है। तो अब के कॉमन ले लेंगे, तो देखो बी के साथ बी मल्टीप्लाई, बी के साथ सी, बी के साथ ए, ठीक है, तो थोड़ा दिमाग चलाएंगे तो हम लोग कर लेंगे शॉर्टकट में। तो पहला हो जाएगा बी स्क्वेयर, ठीक है, फिर हो जाएगा बी सी, फिर हो जाएगा ए बी, ठीक है, प्लस माइनस साइन देख देख के करना है। अब माइनस सी इंटू बी, तो माइनस बी सी, माइनस सी स्क्वेयर, माइनस माइनस में प्लस ए सी, फिर हो जाएगा ये के कॉमन लिया हुआ है तो ये बाहर चला गया, सी स्क्वेयर सी ए बी सी, माइनस ए सी माइनस ए स्क्वेयर प्लस ए बी, फिर के बाहर चला गया है ऑलरेडी, ए स्क्वेयर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस बी ए माइनस बी स्क्वेयर प्लस बी सी, ठीक है। अब देखो क्या क्या कैंसिल आउट होता है, तो ये देखो मुझे दिख गया प्लस ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, ठीक है। अच्छा फिर ये रहा सी दिख गया, ए सी तो प्लस, ये रहा प्लस ए सी माइनस ए सी, अच्छा बी सी, अच्छा एक है ए सी और एक है माइनस, और ये रहा प्लस, माइनस बी सी और प्लस बी सी, प्लस ए बी माइनस ए बी, माइनस ए बी प्लस ए बी, प्लस बी सी माइनस बी सी, ठीक है, प्लस बी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो सब कट कुटा के जीरो, यानी आंसर जीरो। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये तो बस कैलकुलेशन है, बोलो समझ में आ गया? Yes, sir. यही लास्ट, देखो सबको क्लियर है? হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে। ठीक है, तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया प्रोपोर्शन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है इंडेक्सेस स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आज के लिए Thank you, ma'am. Thank Bye, you, ma'am. ma'am. बाय। Bye, ma'am.